प्रिय विद्यार्थियों, भूगोल के इस शिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। आज हम सभी मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के अंतर्गत मानव भूगोल की प्रकृति, मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण आदि का अध्ययन करेंगे। मानव का प्राकृतिकरण के अंतर्गत निश्चयवाद तथा प्रकृति का मानवीकरण के अंतर्गत संभव आदि का अध्ययन करेंगे और इसके बाद इन दोनों विचारधाराओं में संतुलन को बताने वाली विचारधारा नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। मानव भूगोल की प्रकृति, जैसा कि हम जानते हैं, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अंतर्क्रियाओं द्वारा करता है। हम पढ़ चुके हैं कि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्रकृति का नियम निर्धारित करने वाले कारकों जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जाति का अध्ययन किया जाता है। वहीं मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा बनाए गए घर, गांव, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव ने भौतिक पर्यावरण को बड़े पैमाने पर बदला है। मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव ने भौतिक पर्यावरण को बड़े पैमाने पर बदला है और इस बदलाव में मानव जीवन को भी प्रभावित किया है अब आइए पढ़ते हैं मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण कैसे मानव का प्राकृतिकरण हुआ, इस पर देखते हैं। प्रारंभ में मनुष्य प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित था, यानी मानव प्रकृति का दास था। उस समय के आदिम मानव समाज ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। इस समय तकनीक का स्तर अत्यधिक निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। प्रारंभ में मनुष्य प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित था, यानी मानव प्रकृति का दास था। उस समय के आदिम मानव समाज ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। इस समय तकनीक का स्तर अत्यधिक निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की परस्पर क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की परस्पर क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। इस अवस्था में मनुष्य प्रकृति के नियमों का अनुसरण करता था, प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत होता था तथा वह प्रकृति की पूजा करता था। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करती थी।
आइए विद्यार्थियों देखते हैं नौ निश्चयवाद क्या है। देखते हैं नौ निश्चयवाद क्या है। नौ निश्चयवाद क्या है। नौ निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानो नौ निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार या नौ निश्चयवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव के क्रियाकलाप, रहन सहन, आचार विचार, इतिहास एवं संस्कृति का निर्धारण प्रकृति द्वारा होता था। आधुनिक नियतिवाद के संस्थापक रटजल हैं, जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं, जो कि डार्विन के विचारधारा से प्रभावित थे। इनके अनुसार समान अवस्थिति समान जीवन शैली को जन्म देती है। रटजल के अनुसार समान अवस्थिति समान जीवन शैली को जन्म देती है। इन्होंने अपनी किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी में लेवेंसराउम अवधारणा का प्रतिपादन किया है। रटजल ने अपनी किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी में लेवेंसराउम विचारधारा का प्रतिपादन किया है। रटजल की अमेरिकी शिष्या एलन सेम्पुल हैं, जो निश्चयवाद की कट्टर समर्थक हैं। इनके अनुसार मानव पृथ्वी तल की उपज है। सेम्पुल के अनुसार मानव पृथ्वी तल की उपज है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि निश्चयवाद ने प्रकृति की गरिमा को स्थापित किया है। अब आइए चलते हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने पर्यावरण को निर्मित किया, स्वयं के पर्यावरण को निर्मित किया। तो आगे चलते हैं। मनुष्य ने पहले प्रकृति के नियमों को समझा, उसके बाद उसने अपनी तकनीक का विकास किया। जैसे घर्षण और उष्मा के बारे में जानकारी ने मनुष्य की आग की खोज में सहायता की। इसी प्रकार उसने डीएनए और आनुवंशिकी के नियमों को समझकर अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त की। तकनीक के विकास ने मनुष्य पर प्रकृति के नियंत्रण को कम कर दिया और मनुष्य अपने तकनीक की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर्क्रिया करने लगा। मानव के उपकरण और तकनीक अत्यधिक महत्व रखते हैं, जिनकी सहायता से मानव उत्पादन और निर्माण करता है। तकनीक के द्वारा ही किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का स्तर पहचाना जाता है। मनुष्य अपने तकनीक के बल पर ही प्रकृति द्वारा बनाए गए अवरोधों पर विजय पाता है। मनुष्य अपनी तकनीक के बल पर ही प्रकृति द्वारा बनाए गए अवरोधों पर विजय पाता है। अब आइए संभववाद का अध्ययन करते हैं। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फेब्रे ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फेब्रे ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में किया है। संभववाद विचारधारा के अनुसार पर्यावरण में मनुष्य एक सक्रिय अभिकर्ता है। जैसे जैसे किसी सांस्कृतिक समूह में विज्ञान और तकनीक का विकास होता है, अवसर की संख्या बढ़ती जाती है। भूगोल में संभववाद विचारधारा का जन्म
निश्चयवाद विचारधारा के विरोध स्वरूप हुआ। भूगोल में संभववाद विचारधारा का जन्म निश्चयवाद विचारधारा के विरोध स्वरूप हुआ। संभववाद के संस्थापक विडाल डी लाप्लास हैं, जो फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। संभववाद के अनुसार प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव के प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि संभववाद ने मानव की क्षमता को पहचाना तथा मानव की गरिमा को स्थापित किया। प्रिय विद्यार्थियों, संभववाद और निश्चयवाद विचारधाराओं के मध्य एक मध्यम मार्गी विचारधारा नव निश्चयवाद का जन्म होता है, जिसके प्रणेता ग्रिफिथ टेलर थे। नव निश्चयवाद और संभववाद विचारधारा के मध्य एक नई विचारधारा का जन्म होता है, जिसे नव निश्चयवाद कहा गया। नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रणेता ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। नव निश्चयवादी विचारधारा हमें बताती है कि मानव प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलकर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मानव प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलकर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। नव निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मानव विकास चौराहों पर यातायात नियंत्रण करने वाले लाइटों के समान होना चाहिए, जिसमें लाल लाइट रुकने का, पीली लाइट तैयार होने का और हरी लाइट जाने का संकेत करती है। प्रिय विद्यार्थी, लाल संकेत का ध्यान करते हुए और प्रकृति जब अवसर उपलब्ध कराए तभी मनुष्य को अपने विकास के प्रयत्नों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात हम पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कार्यों को न करते हुए प्रकृति द्वारा दिए गए संभावनाओं को समझें, क्योंकि अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं को जन्म देती है। बच्चों, हम जानते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूके आदि ने प्रकृति की अवहेलना करने वाले कार्यों को किया, जिसके कारण ही आज दुनिया हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग आदि हानिकारक घटनाओं का जन्म हुआ है। प्रकृति की अवहेलना का एक नवीनतम उदाहरण कोरोना महामारी हो सकती है। इस प्रकार नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से संतुलन बनाने का प्रयास करता है। प्रिय विद्यार्थी, आशा है कि आपने भूगोल की प्रकृति को समझा होगा और किस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण हुआ और किस प्रकार मानव का प्राकृतिकरण हुआ। इन सब चीज़ों का अध्ययन हमने किया और आपने समझा होगा। और इसके साथ ही आपने नव निश्चयवाद, निश्चयवाद और संभववाद विचारधाराओं को भी समझा होगा और आशा है कि आप इन विचारधाराओं को अच्छी गहनता से याद रखेंगे। आगे की वीडियो में हम समय के गलियारों में मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।